गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बॉटनी के एल्गी, लाइकन एंड ब्रायोफाइट वाले पेपर में हमने एल्गी समाप्त करके और हमने टॉपिक लाइकेंस शुरू किया था। हमने पिछले लेक्चर में लाइकेंस के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया। हमने देखा कि जो लाइकेंस हैं वो शैवाल व कवक की सहजीविता दर्शाते हैं, यानी कि जब एल्गी और फंजाई एसोसिएटेड रहती है तो वो लाइकेंस का निर्माण करती है। जो शैवाल कंपोनेंट है वो फाइकोबायोंट कहलाता है, जिसे हम शैवलांश भी कहते हैं, और जो कवकीय कंपोनेंट है वो कवकांश या माइकोबायोंट कहलाता है। हमने देखा कि इस एसोसिएशन में एल्गी और फंजाई दोनों को ही बेनिफिट होता है। अतः इस तरह के एसोसिएशन को सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सहजीविता भी कहा जाता है। जो एल्गी है वो मेनली क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्य द्वारा सहजीविता दर्शाते हैं, और जो फंगल कंपोनेंट है वो अधिकांशतया एस्कोमाइसिटीज़ या बेसिडियोमाइसिटीज़ वर्ग के सदस्य होते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है जनन लाइकेंस में, यानी रिप्रोडक्शन इन लाइकेंस। लाइकेंस में जो जनन होता है वो अलैंगिक व लैंगिक दोनों विधियों द्वारा होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अलैंगिक जनन का। अलैंगिक जनन में कुछ 2-3 तरह की स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिनके द्वारा इनमें अलैंगिक जनन संपन्न होता है। पहला है खंडन या फ्रैगमेंटेशन। जो लाइकेन का थैलस है उसके टूटने से, यानी उसके आकस्मिक टूटने से अथवा उसके पुराने भागों की मृत्यु या गलन होने के कारण जो है नया थैलस बन जाता है, यानी कि वो थैलस का जो टूटा हुआ भाग है वो किसी उपयुक्त अधोस्तर पर पहुंचता है और वह पुनः वृद्धि आरंभ कर देता है। और खंडन द्वारा जनन के लिए यह आवश्यक है कि इस खंड में, यानी जो टुकड़ा टूटा है उसमें लाइकेन के शैवाल तथा कवक दोनों घटक उपस्थित हों, यानी दोनों घटकों का उपस्थित होना अनिवार्य है। तो पहली विधि है खंडन। दूसरी है सोरेडियम। जो सोरेडियम है वो कुछ छोटी छोटी सतह पर कलिकाएं अथवा सूक्ष्म कणिकामय प्रोद्वर्ध मीन्स आउटग्रोथ बन जाते हैं, जिन्हें हम सोरिडिया कहते हैं। यानी थैलस की सतह पर छोटी छोटी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर या माइन्यूट कणिका में आउटग्रोथ पाए जाते हैं, जिन्हें हम सोरिडिया कहते हैं। प्रत्येक सोरिडियम जो है उसमें एक अथवा अधिक शैवाल कोशिकाएं कवक तंतुओं से घिरी रहती हैं। जो सोरिडिया है वो थैलस की सतह पर धूसर रंग की कणिका में परत बनाती है तथा हवा अथवा वर्षा के प्रभाव से ये थैलस से गिर जाते हैं और किसी उपयुक्त अधोस्तर पर पहुंचकर प्रत्येक सोरिडियम नया थैलस बनाते हैं। ये जो चित्र है इसमें सोरिडियम है, ये जो स्ट्रक्चर है वो सोरिडियम है, यानी कि ये छोटी छोटी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये जो हैं ये फंगल हाइफा यानी कवक तंतुओं से घिरी रहती है, और अंदर जो है इसके वो आप देखिए ये एल्गल सेल है, और ये जो बाहर है वो फंगल हाइफा या फंगस का माइसीलियम है। ये जो है सोरिडिया ये थैलस पे गिरते हैं, किसी सबस्ट्रेट पर गिरते हैं, और ये जर्मिनेट होकर नया स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये थी बात सोरिडियम की। अब जो नेक्स्ट एसेक्सुअल जनन है वो होता है एक नए स्ट्रक्चर या एक विभिन्न स्ट्रक्चर के बनने से, जिसे हम कहते हैं
सेफेलोडियम। सेफेलोडियम यानी कि ये मस्से के समान वार्ट लाइक संरचनाएं हैं, यानी जैसे कि इस थैलस पर कोई मस्सा उगाए उस तरह की स्ट्रक्चर्स हैं जो थैलस की बाह्य सतह अथवा अंदर विकसित होती हैं। और जो सेफेलिडिया का ये विशिष्ट लक्षण है कि इनके शैवाल व कवक घटक थैलस के शैवाली व कवकी घटकों से भिन्न होते हैं। जो इसका चित्र है वो है ये वाला सिफेलोडियम। यहाँ आप देखिए ये है सिफेलोडियम। तो इसमें ये करैक्टर है, सेफेलोडियम का एक विशेष लक्षण है कि इनके जो शैवाल व कवक घटक हैं, यानी इसके अंदर जो फंगस और एल्गी जो होगी वो मेन जो थैलस है उसके शैवाल व कवकी घटकों से भिन्न होते हैं। इसका कारण यह है कि अनेक जातियों में सेफेलोडिया का विकास थैलस के युवा भाग में किसी दूसरी जाति के लाइकेनों के सोरिडिया आदि के गिरने से होता है। अर्थात किसी दूसरे लाइकन का जो सोरिडिया है वो इस पर गिर जाएंगे, तो यानी दूसरे लाइकन के जो एल्गी और फंजाई होंगे वो इसमें पाए जाएंगे। तो इसलिए ये जो मेन कंपोनेंट है, मेन थैलस के जो कंपोनेंट है, उनसे ये शैवाल और कवक भिन्न होंगे। अतः सेफेलिडियो को दूसरे लाइकनों का बंध्य थैलस भी कहा जा सकता है। यानी कि ये पेरेंट थैलस है और ये सिफेलोडियम है, जो कि जिसमें कि ये जो एल्गी और फंजाई है वो दूसरे या भिन्न लाइकन के होंगे। जो तीसरे प्रकार का इसमें रिप्रोडक्शन है, चौथे प्रकार का, वो है आइसीडियम द्वारा। ये थैलस के ऊपरी जो है ऊपरी सतह पर उपस्थित सूक्ष्म सवृंत धूसर अथवा काली संरचनाएं हैं। इनके निर्माण में शैवाल कोशिका एक आउटग्रोथ बनाती है जो बाद में कवक तंतुओं तथा कोर्टेक्स की परतों से घिरी रहती है। यद्यपि इसकी संरचना सोरिडिया के समान होती है, परंतु सोडिया के चारों ओर कोर्टेक्स की परतों का अभाव होता है। आइसीडिया जो है आधार पर संकुचित होती है, अतः यह थैलस से सरलतापूर्वक अलग हो जाती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह से है। ये है आइसीडियम, ये जो है ये है आइसीडियम, यानी कि ये थैलस की ऊपरी सतह पर, ये थैलस है, थैलस की ऊपरी सतह पर सूक्ष्म सवृंत धूसर अथवा काली संरचनाएं हैं और ये एक आउटग्रोथ के रूप में उत्पन्न होती है जो बाद में कवक तंतुओं तथा कोर्टेक्स की परतों से घिर जाती हैं। ये जो है आइसीडियम वो थैलस से सरलतापूर्वक अलग हो जाती हैं और ये उपयुक्त वातावरण मिलने पर अंकुरित होकर नया थैलस बनाती हैं। तो इस तरह से ये थी अलैंगिक जनन की विधियाँ। अब हम बात करते हैं इसके लैंगिक जनन की। जो लैंगिक जनन है वो कवकी घटक द्वारा, यानी फंगल जो माइसीलियम है या फंगल कंपोनेंट है उसके द्वारा संपन्न होता है। शैवाल कंपोनेंट के द्वारा ये नहीं होता। और चूंकि अधिकांश जो कवक हैं वो एस्कोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़ वर्ग के सदस्य हैं, अतः इसमें जो लैंगिक जनन की विधि है वो भी एस्कोमाइसिटीज़ वर्ग के सदस्य के समान होती है। स्त्री जननांग जो है इसमें कार्पोगोनिया होते हैं। प्रत्येक कार्पोगोनिया एक आधारीय कुंडलित एस्कोगोनियम, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो ये एस्कोगोनियम और ये ऊपर इसके ट्राइकोगाइन होता है। तो इस तरह से आधारीय कुंडलित भाग एस्कोगोनियम तथा जो ऊपर है दीर्घित एवं बहुकोशिकीय ट्राइकोगाइन यानी नेक लाइक स्ट्रक्चर जो इसका है वो। और जो नर जननांग है वो फ्लास्क सदस्य स्पर्मोगोनियम बनाते हैं जिसमें कई सारे स्पर्मेशिया या नर युग्मक बनते हैं। जो स्पर्मोगोनियम का विकास प्राय स्त्री जननांग के निकट होता है, अतः जो अचल पुमणु है वो सरलता से ट्राइकोगाइन के जो प्रोजेक्टेड ऊपर वाला भाग है उसमें चिपक जाते हैं और उभयनिष्ठ भित्तियाँ विलीन होकर ये जो पुमणु है या पुमणु का केंद्रक जो है ट्राइकोगाइन द्वारा अंदर पहुंच जाता है और एस्कोगोनियम के साथ फ्यूज़ करके एग बनाता है। जो निषेचित एस्कोगोनियम है उसके आधार से अनेक एस्कोजिनस हाइफा निकलते हैं और इनकी कोशिकाएं एक अथवा द्विकेंद्रकीय होती है और प्रत्येक एस्कोजिनस तंतु के अंतस्थ अथवा उपांतस्थ द्विकेंद्रकीय कोशिका एस्कस का निर्माण होता है।
अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो ये इस तरह से, ये है नरजननांग यानी कि कप लाइक स्ट्रक्चर है ये। इसके अंदर ये स्पर्मेशिया बन रहे हैं, कई सारे मेल युग्मक, नर युग्मक या मेल गैमिट। और जो ये भाग है इसमें ये है एस्कोगोनियम ट्राइकोगाइन, और ये इसका कुंडलित भाग जो है इसका एस्कोगोनियम। तो यहाँ पर ये स्पर्मेशिया आता है और अंदर मेल न्यूक्लियस ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आधारीय भाग से यहाँ पर मेल और इसका फ्यूजन हुआ, और आधारीय भाग से कई एस्कोजिनस हाइफा निकलते हैं और उनके अंदर अंततः 8 एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है। तो अगले जो चित्र में आप देखेंगे, इस तरह से ये फ्यूजन उपरांत एस्कस और एस्कोस्पोर्स, यानी ये एस्कस है और इसके अंदर 8 एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम इसका फलन पिंड देखें लाइकेन का, तो इस तरह से ये पूरा फ्रूटिंग बॉडी है और ये पूरी परत जो है एसाई, यानी असंख्य एस्कस को हम एसाई कहते हैं, ये एसाई हैं जिनके अंदर की एस्कोस्पोर है, और यहाँ पर ये एल्गी एसोसिएटेड है, एल्गी कंपोनेंट। इस तरह से ये फ्रूटिंग बॉडी शैवाक की नज़र आती है। जो हमें दिखाई देती है वो एक्चुअली शैवाक की फ्रूटिंग बॉडी ही हमें दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं शैवाकों के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, यानी कि लाइकेनों का आर्थिक महत्व क्या है। सबसे पहले जो लाइकेन है वो एक प्रकृति की अद्भुत देन है, और इनका उपयोग खाद्य पदार्थों, औषधियों, सुगंधों तथा अभिरंजकों के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। कीट तथा जंतु भी इनका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। तो हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे वो है कि लाइकेन को भोजन एवं चारे के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। तो कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा एवं साइबेरिया क्षेत्र में आहार का मुख्य स्रोत है। एग्जाम्पल पार्मेलिया, अम्बिलिकेरिया इत्यादि। और जो सिट्रेरिया है, सिट्रेरिया आइसलैंडिका, यानी इसे आइसलैंड मॉस भी कहते हैं, ये भोजन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। दक्षिण भारत में पार्मेलिया की जातियां जो हैं उन्हें शिलापुष्प कहते हैं और ये खाई जाती हैं। इसमें लाइकेनिन नामक कार्बोहाइड्रेट लाइकेन्स में अधिकांशतः या अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये जो स्पीशीज़ हैं ये जैसे कि एस्पिसिलिया, लिकेनोरा आदि लाइकेन जो हैं उनकी कुछ जातियां अनेक जीवों जैसे घोंघा, कैटरपिलर, दीमक इत्यादि आदि द्वारा भी भोजन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। जो दूसरा है वो है औषधि के रूप में। तो लाइकेन जो है वो लाइकेन पित्त, अतिसार यानी डायरिया, फीवर, नर्वस डिसऑर्डर, हाइड्रोफोबिया व चर्म रोग में भी औषधि के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जो पार्मेलिया है वो अपच तथा सांप व बिच्छू के विष के उपचार में भी लाभदायक होता है। दूसरा उदाहरण क्लेडोनिया जो है वो बुखार इत्यादि में भी काम में लिया जाता है। असनिया की जो स्पीशीज़ हैं उनका उपयोग ब्लीडिंग रोकने में भी किया जाता है, और अनेक आयुर्वेदिक औषधियों में लाइकेन एक जो है प्रमुख घटक है। तो इस तरह से शैवाकों का औषधीय जो इम्पोर्टेंस है वो भी है। तीसरा, अभिरंजक के रूप में। लाइकेन्स को अभिरंजक के रूप में भी यूज़ किया जाता है। अनेक लाइकेन जो हैं रंग उत्पन्न करते हैं और प्राय इनका प्रयोग लाल, नीला तथा बैंगनी रंग बनाने में किया जाता है। एग्जाम्पल जो है ऑर्सेसिन नामक जो नीला रंग है वो ऑर्किल का शुद्धिकृत रूप है, और दक्षिण भारत में इसको नारियल की जटा रंगने में भी प्रयोग किया जाता है। जो रोशेला टिंक्टोरिया नामक लाइकेन है उससे निचोड़कर लिटमस सॉल्यूशन प्राप्त किया जाता है। इस घोल से लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट करैक्टर है, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि लिटमस का घोल या लिटमस सॉल्यूशन किससे उत्पन्न होता है। तो ये एक लाइकेन है
रोसेला टिंक्टोरिया, उससे ये उत्पन्न होता है। चर्म शोधन में भी शैवाकों का यूज़ है और फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन भी शैवाक यूज़ किए जाते हैं। और शैवाकों का अंततः आर्थिक महत्व भी या पारिस्थितिक महत्व भी बहुत है, यानी इनकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। नग्न चट्टानों जिन पर कोई वनस्पति जीवन संभव न हो, वहाँ ये लाइकन जो हैं पायनियर होते हैं। यानी वास्तव में ऐसी चट्टानों पर मिट्टी का जो निर्माण है वो लाइकन द्वारा ही होता है। लाइकन अनेक प्रकार के कार्बनिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं और जिससे चट्टानों का सतह धीरे धीरे विघटित हो जाता है और मिट्टी की पतली परत बनती है, जो कि पौधों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उपरोक्त आर्थिक महत्व के अतिरिक्त लाइकन का प्रयोग जो है परफ्यूम इंडस्ट्री में भी किया जाता है और लाइकेनों में एंटीबायोटिक गुण भी पाया जाता है, जो जीवाणुओं, फफूंदी तथा विषाणुओं के लिए भी प्रभावकारी होते हैं। लाइकेनों से प्राप्त जो असनिक एसिड है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और यह स्तनधारियों में श्वसन की दर बढ़ाता है तथा पेशियों को विश्रांति प्रदान करता है। तो इस तरह से जो शैवाक हैं उनके कई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं और जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है या इन पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है और कई बार जो है इस पे शॉर्ट क्वेश्चंस भी शैवाक वाले भाग से पूछे जाते हैं। खास करके जो इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाला पॉइंट है उसमें कई शैवालों के नाम अक्सर और इनके यूजेस भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसी के साथ ही ये जो शैवाक टॉपिक है अब हम यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। अगले टर्न पे हम जो इसका नेक्स्ट सेक्शन है ब्रायोफाइट वो हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।